Hello students, today we will discuss about the farming in Palanpur. ठीक, about 75% of the people of Palanpur are depend on farming for their livelihood. आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर कि 75% जो पॉपुलेशन है फार्मिंग पर ही डिपेंड है पालनपुर की। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि इतना बड़ा परसेंटेज जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज़ करें, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन इन दिस चैप्टर और इन दिस टॉपिक। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। बट रिमेंबर देयर इज़ अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। मैंने अभी वही बात कही, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लैंड हमारे पास जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, लैंड एरिया जो है हमारे पास वो फिक्स्ड है, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। दूसरी बात ये भी कहते हैं पालनपुर के अंदर 1960 के बाद से कोई भी यहाँ पर लैंड जो है वो आइडल नहीं है, सारी कल्टीवेटेड लैंड है। जितनी भी वेस्ट लैंड्स थी उन्हें उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कल्टीवेटेड लैंड्स के अंदर। देखिए बाय देम यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, बाय देम सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टीवेटेड लैंड्स। सवाल यही उठता है कि यहाँ के फार्मर्स, पालनपुर के फार्मर्स किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है कि इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड। दो तरीके, 2 मेथड्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगे जिससे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए पहला प्रोडक्शन क्या है, एक एडवांटेज पहले देख लेते हैं कि एडवांटेज ये है कि पालनपुर के अंदर ऑल द लैंड इज़ कल्टीवेटेड इन पालनपुर। ठीक है, कोई भी लैंड यहाँ पर आइडल नहीं है। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है पालनपुर वालों के लिए। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं पालनपुर के अंदर कि साल भर में 3 क्रॉप्स लेते हैं। कितनी क्रॉप्स लेते हैं साल भर में? 3 क्रॉप्स ले लेते हैं। देखिए रेनी सीज़न में क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप ले लेते हैं, जैसे ज्वार और बाजरा ले लेते हैं, जिससे उनके कैटल का खाने का इंतज़ाम हो जाता है। उसके बाद जो अक्टूबर से दिसंबर के अंदर पोटैटो वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, पोटैटो दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब विंटर सीज़न आता है तो विंटर सीज़न के अंदर फार्मर्स क्या करते हैं, वीट लगा लेते हैं, वीट को कल्टीवेट कर लेते हैं। और जब वीट का प्रोडक्शन होता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस प्रोडक्शन में से सेल्फ कंजप्शन के लिए अलग रख लेते हैं और जो बचता है प्रोडक्शन उसे मार्केट में शाहपुर में जाकर सेल कर देते हैं। जो सरप्लस होता है, सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, सॉरी मैंने शाहपुर बोला, रायगंज में जाकर सेल कर देते हैं। और कुछ हिस्से, कुछ लैंड शुगर केन के लिए डिवोटेड हैं, जिससे शुगर केन से बनने वाला जो रॉ प्रोडक्ट होता है, जैसे कि रॉ फॉर्म ऑफ जैगरी, जिसे वो शाहपुर के अंदर ट्रेडर्स को किसान बेच देता है। तो इस तरह से फार्मर एक साल में 3 क्रॉप लेता है। ठीक है, तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं सिस्टम को, इस प्रोसीजर को? मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि फार्मर एक साल के अंदर 3 क्रॉप्स कैसे ले रहा है। ठीक है, क्या रीजंस हैं जो फार्मर्स इतनी अच्छी क्रॉप्स 3 क्रॉप्स साल भर के अंदर ले रहा है? द मेन रीजंस वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स। पहला रीज़न है कि वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम वहाँ का बहुत वेल डेवलप्ड है पालनपुर का, जिसके कारण किसान साल भर में 3 क्रॉप्स ले रहा है। दूसरी बार भाई इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है तो वो मोटर पंप्स वगैरह होंगे, तो वो बिना इलेक्ट्रिसिटी को चलते नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर सफिशेंट है, जल्दी आ जाती है और सफिशेंट है, जिससे उन्होंने अपने पुराने इरिगेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया न्यू मॉडर्नाइज वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम के अंदर, जिसके लिए उन्हें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है जिसके कारण किसान, पालनपुर के फार्मर्स 3 साल भर में 3 क्रॉप्स को कल्टीवेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको मिल रही है, टू ग्रो more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर लें। एक साल भर के अंदर या तो ड्यूरिंग द ईयर कह सकते हैं आप, और उससे एक से ज़्यादा क्रॉप अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो वो आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा मेथड हम देखेंगे कि दूसरा मेथड क्या है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। पहला तो साल भर में 3 क्रॉप ले लो, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई पहला मेथड, जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा जो मेथड आपके सामने निकल कर आ रहा है वो आ रहा है मल्टीपल फार्मिंग मेथड। दूसरा मेथड आ रहा है मल्टीपल फार्मिंग मेथड। देखिए मल्टीपल फार्मिंग मेथड क्या है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका क्या होता है मल्टीपल फार्मिंग मेथड का। देखिए पहले क्या होता था, किसान लोग ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ करते थे, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता था, जगह उतनी ही लेकिन प्रोडक्शन कम होता था और पानी भी कम लगता था, इरिगेशन सिस्टम पानी उनमें कम ही लगता था, और जो उनकी मैन्यूअर्स की ज़रूरत होती थी वो उसमें क्या करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स तो यूज़ नहीं होते थे, सिर्फ मैन्यूअर यूज़ होता था, काउ डंग्स यूज़ होता था, तो जितने प्रोडक्शन इससे नहीं हो पाता था। फिर 1960 के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट ने एक मेजर लिया, एक स्टेप लिया कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एक नया सिस्टम लेकर आया जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि HYV, यहाँ आप देख सकते हैं कि HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स। ये नए तरीके के सीड्स आए जिससे उतनी ही जगह में, जितनी ट्रेडिशनल सीड से फार्मिंग हो रही थी उतनी ही जगह में आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये सीड्स की खासियत थी, एडवांटेज था। एक ही झाड़ पर आपके ज़्यादा ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो व्हीट ग्रेन्स आती हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। तो HYV सीड से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और फार्मर्स को व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि HYV सीड्स के लिए हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक HYV सीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। HYV सीड्स विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड वाटर, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस द हाई यील्ड्स वेर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्ड सीड्स, इरीगेशंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि ये इस इरीगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही एक अच्छा स्टेप प्रूफ हुआ। वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा व्हीट और राइस के अंदर, इन 3 स्टेट्स के अंदर। एक बात और ध्यान रख लें कि हाई यील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए हमें फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। फार्मर को फाइनेंशियली साउंड होना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल सीड्स में इतना कैश की ज़रूरत नहीं होती जितनी हाई यील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपको मशीन्स लगेंगी, आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स ख़रीदना पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स ख़रीदना पड़ेगी, पानी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आपको कैश मतलब फाइनेंशियली साउंड होना ज़रूरी है, तब जाकर आप HYV सीड से प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ रिज़ल्ट्स यहाँ आपके सामने हैं। इन पालनपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ was 13 kg per hectare
ठीक है। ट्रेडिशनल सीड्स से फार्मर्स जब प्रोडक्शन करते थे 1300 किलो का पर हेक्टर के अंदर प्रोडक्शन लेते थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स वो प्रोडक्शन बढ़कर हो गया 3200 kg पर हेक्टर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिया। और जैसे कि मैंने आपको एक बात कही कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विथ मोर कैश दैन बिफोर। ठीक है, यही रीज़न है बिकॉज फार्मर्स नीड टू बाय द seeds which are costly in comparison to traditional seeds. Farmer needs to buy chemical fertilizers, chemical pesticides. That's what farmer need more cash to grow the crop with modern farming method. ठीक है, ये हो गया यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से एक बात निकल कर सामने आ रही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से लैंड को क्या लॉस पहुंच सकता है, क्या लॉस हो सकता है। बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है लैंड की कैपेसिटी से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन दे रही है। नहीं समझ में आया? देखिए, अगर आपके ऊपर 50 kg का वेट रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि यहाँ से वहाँ जाइए, तो 50 kg आपकी कैपेसिटी, आप यहाँ से वहाँ मूव कर जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर जब 70 kg अगर आपके ऊपर रख दिया जाए वेट और आपसे कहा जाए कि आप मूव कीजिए, आप मूव तो कर जाओगे, कुछ बच्चे नहीं मूव कर पाएंगे, कुछ बच्चे मूव कर जाएंगे, लेकिन जो बच्चे मूव कर गए और उन्हें सेकंड टाइम करने के लिए कहा जाएगा तो वो सेकंड टाइम मूव नहीं कर सकते, इतना वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से लैंड एक वक्त तक के, जब तक कि उसकी फर्टिलिटी है वो प्रोडक्शन दे रही है, अगर आप उसको बार बार यूज़ करे जाओगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड को, तो एक दिन ऐसा आएगा जो लैंड प्रोडक्शन देना बंद कर देगी। क्योंकि लैंड की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये दिखा यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ के कारण की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। ठीक है, इसकी फर्टिलिटी क्या हो रही है? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र्स। उसके बाद ज़्यादा पानी से हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। इससे हमारी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस ख़त्म हो रहे हैं और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि इनको दोबारा बनाने में सालों साल लग जाता है। अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया, अगर हमने इन्हें बचाया नहीं, तो एक दिन हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो होगा वो तबाह हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड का रुकना बहुत ज़रूरी है या कुछ और अल्टरनेट्स निकलना ज़रूरी है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। देखिए, पालनपुर के अंदर जितनी 450 फैमिलीज़ हैं, पालनपुर के अंदर 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 150 फैमिलीज़ क्या हैं? दलित हैं और जिनके पास लैंड्स नहीं हैं। 450 में से 150 के पास लैंड नहीं है, बची कितनी? 300। ठीक है, 300 में से आप देखें कहाँ चला गया, 300 में से आप देखें जो 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास 2 हेक्टर या उससे कम की ज़मीन है, लेकिन उतनी ज़मीन से, उतने प्लॉट से उन्हें इतनी इनकम नहीं हो पाती जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ। क्लियर है? 450 में से 150 लैंडलेस हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए, बची 300 में से 240 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टर या उससे कम लैंड अवेलेबल है जिनके लिए वो सफिशेंट नहीं है। अब बचती कितनी है? 60 फैमिलीज़, 60 फैमिलीज़। तो 60 फैमिलीज़ कौन है? तो 60 फैमिलीज़ जो हैं वो कुछ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टर्स और 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है और कुछ के पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है। अब ये जो 60 फैमिलीज़ हैं, ये जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा और कुछ के पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है, तो ये लैंड पर खुद तो कल्टीवेशन नहीं करते होंगे,
ये खुद तो कल्टीवेशन नहीं करते होंगे, तो फिर इन्हें लेबर कौन देता होगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, इन्हें लेबर कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो आपके 240 फैमिलीज़ हैं वो खुद जो 240 फैमिलीज़ हैं वो अपनी 2 हेक्टेयर्स की ज़मीन के ऊपर खुद ही काम कर लेते हैं। और जो 150 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो 150 फैमिलीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज़ और फैमिलीज़ कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो क्या करते हैं, जिनके पास जो स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके फार्म्स के अंदर जाकर काम करते हैं, जिसके बदले उनको वेजेस मिलती है या वेजेस के बदले कुछ खाना या फूड ग्रेन्स उनको मिलता है। अब देखिए यहाँ और कुछ डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक कि आप इतना रिवाइज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सअप करें आप, ठीक है। एक जूम ऐप पे भी आप डाउनलोड करके रखें, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं जूम ऐप से भी आपको कुछ आपके डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू बेटा।